लिख दें। तो अभी हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसी को भी हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखिए इस टाइप से है कुछ। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तभी सॉल्यूशन इसका कर पाएंगे। आपको क्या दिया, एक कंडक्टर दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है और उसकी जो करंट है वो बोर्ड के अंदर जा रही है, इनवर्ड, उस टाइप से। एक और करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पर, और उसके अंदर जो करंट है वो बोर्ड से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ। तो एक ये कंडक्टर हो गया और एक ये कंडक्टर हो गया। तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्यू कह रहे हैं, इन दोनों कंडक्टर की वजह से इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी 0 हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और ये भी गिवन है कि इन दोनों कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अच्छा जी, और इन दोनों मतलब इस कंडक्टर और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10/11 मीटर है, ये भी गिवन है। अच्छा जी, तो फिर पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई साहब इसके अंदर जो हमारी करंट है वो 10 एम्पियर अगर है, तो ये वाले कंडक्टर के अंदर कितनी करंट होगी, तो वो I है, तो I निकालना है। मतलब इस वाले की वजह से इस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वाले की वजह से इस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों की वजह से जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो 0 आ रही है। ये उन्होंने कह दिया, बस हमें निकालना क्या है, इसके अंदर से कितनी करंट गुजर रही है ये निकालना। तो सेम जो हमने कल क्वेश्चन किए सेम वैसे ही होना है। उसको भाई कंडक्टर 1 मान लो, इसको कंडक्टर 2 मान लीजिए। तो भाई जब इसके ऊपर करंट हमारा बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थंब अंदर की तरफ रखता हूँ और अपनी फिंगर फिर पॉइंट क्यू की तरफ रखता हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो मेरी तरफ आ रही है, लेफ्ट में। और देखो मैं ये वाले पॉइंट की अगर बात करूं, तो भाई हमारी जो करंट है वो अंदर से बाहर की तरफ है, तो थंब बाहर करना पड़ेगा, और फिंगर्स कहाँ, क्यू की तरफ, तो नीचे ऐसे हो गया। तो अब जो इसका डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम वो इधर आ रहा है, तो वो राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ रही है, कुछ राइट की तरफ आ रही है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपकी दोनों की इक्वल होगी, तभी तो इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि B1 इज इक्वल्स टू माइनस का B2। इसको कंडक्टर 1 मान लेते हैं, इसको कंडक्टर 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 की वजह से मिला के जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बैठ रही है वो Q पर 0 बैठ रही है। तो 1 की वजह से कितनी बैठ रही है, देखो तो फॉर्मूला क्या है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का बहुत बार बता दिया फॉर्मूला, 0/2π हो जाता है, 4π कट के 0/2π। करंट कितनी है 10, तो 10 डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 + 10/11, 0/2π I/R हो गया। वो इक्वल आएगा किसके, इधर आ जाओ भाई सेकेंड वाले की वजह से। तो 0/2π करंट कितनी नहीं मालूम, तो I लिख देते हैं। I डिस्टेंस कितना है 10/11 ही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 0/2π से 0/2π गया, यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/11 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे 10/2 + 10/11 है ब्रैकेट में। तो यहाँ से आप सॉल्व करके I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारी सेकेंड वाले कंडक्टर के अंदर कितनी करंट दौड़ रही है वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो पहला पार्ट तो ये हो गया, जो कि हमसे उन्होंने क्या रखा था कि पहले पार्ट में क्या कर रहे थे, फाइंड आउट द करंट इन द सेकेंड कंडक्टर व्हेन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट Q इज 0। तो जब Q पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हुई तो हमने B1 B2 को इक्वल रखा, यहाँ से हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ये निकल कर आ गई। अब देखो दूसरे पार्ट में इन्होंने हमसे क्या कहा, अब ध्यान से सुनना, ये पहला पार्ट हो गया A वाला, I की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ चुकी है। अब B पार्ट में इन्होंने हमसे क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि मेरे एक पॉइंट P इधर है, यहाँ कहीं एक मेरा पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए।
बता देंगे, कैसे बताएंगे? लेकिन भाई अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंडक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से करंट हमारी अंदर की तरफ जा रही है, तो थंब आप अंदर रखोगे, थंब अंदर की तरफ रखा, देखो ये थंब मैं अंदर की तरफ करता हूँ, और फिंगर्स पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो ऐसे आ रही है, डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम, देखो ऐसे आ रहा नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। इसको मैं कह देता हूँ भाई B3 कह देता हूँ। ऐसे ही मैं ये वाले इसकी बात करता हूँ कंडक्टर के सेकंड वाले, तो इसकी वजह से देख करंट मेरी बाहर की तरफ आ रही है, तो हम मैं बाहर रखूंगा, फिंगर C की तरफ रखूंगा, तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम किधर आ रहा है? ऐसे ऐसे आड़ा जा रहा है ऊपर, तो मीन्स इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी वो ऐसे हो गई। तो इसको मैं B4 कह देता हूँ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी P पर आ रही है वो B3 और B4 के वेक्टर का सम आएगी। अच्छा अब देखो दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसको भाई मैं यहाँ तक इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब B3 की वैल्यू क्या होगी भाई? B3 जो था वो फर्स्ट वाले कंडक्टर की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी पेपर, तो फर्स्ट वाले कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फॉर्मूला वो लगेगा μ0/2π, करंट कितनी है 10 अपॉन डिस्टेंस कितनी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं है। अब दिक्कत ये भी तो है कि यहाँ से लेके वहाँ तक के डिस्टेंस को हमें क्वेश्चन में दे रखा है या निकालना पड़ेगा? दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि जो हमारा P पॉइंट है वो 1.6 मीटर दूर है पहले वाले कंडक्टर से, और 1.2 मीटर दूर है वो दूसरे वाले कंडक्टर से। तो काम और आसान कर दिया उन्होंने हमारा। तो भाई μ0/2π I करंट 10 आ गई, इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1.6, तो नीचे 1.6 आ गया। ऐसे ही मैं B4 की बात करता हूँ। अगर B4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मीन सेकेंड वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पर जो कि ऐसे जा रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा μ0/2π। अब यहाँ पे I करंट आ चुकी है ऊपर, ये मैंने बस पूरा इसको सॉल्व नहीं किया, वो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आप यहाँ रखोगे, अपॉन इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है 1.2 से 1.2 आ गया जी। तो B3 और B4 की वैल्यू भी पता चल गई, लेकिन आपको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है पेपर, जो कि इन दोनों का वेक्टर सम होगी। ठीक है, अब देखो एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और एक वेक्टर वैसा आ रहा है, हमने आपको पहले भी बताया और वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये तो कोई से भी हमारे वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उनके बीच में आता है। ठीक है, तो उस रिजल्टेंट को मैं B3 4 कह देता हूँ, B3 और 4 का रिजल्टेंट। वो जो कैसे निकालोगे आप, वो आप ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, और अब क्योंकि 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला इंटू cos थीटा होता है, अब क्योंकि इन दोनों के बीच में cos 90 है तो cos 90 फिर हो जाएगा, तो बस कल इतना ही आएगा B3 का स्क्वायर प्लस B4 का स्क्वायर। तो यहाँ से B3 की वैल्यू आपने निकाल ली होगी सॉल्व करके, यहाँ रख देना, यहाँ से B4 की वैल्यू निकाल ली होगी सॉल्व करके, वो यहाँ रख देना। तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि BP पे आ रही है, B3 4 कह सकता हूँ इसको, या फिर मैं BP भी कह सकता हूँ, तो वो मेरी यहाँ से निकल कर आ गई। अच्छा जी, अगर आपसे ये भी पूछने लगे कि जो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है उसकी डायरेक्शन भी बताओ, उसकी डायरेक्शन भी एक अल्फा मान लीजिए। भाई हमने माना कि जो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है ये वाली, जिसको हम B3 4 कह रहे हैं, तो वो B3 से अल्फा एंगल बना रही है। तो यहाँ से tan अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसके सामने वाली साइड ये होगी, जो कि किसके बराबर आ रही है B4 के, तो B4 अपॉन बेस क्या होगा, बेस ये होगा B3, तो B4 अपॉन B3, तो B4 अपॉन B3 का आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, tan इनवर्स सुधार हो जाएगा, तो B4 अपॉन B3। तो यहाँ से इजीली आप एंगल भी निकाल सकते हो कि भाई कितने एंगल पे हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है।
और ये जो एंगल आ रहा है वो विद B3 वाले वेक्टर से आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी एंगल आएगा 30, 40, तो वो आप लिख देंगे विद B3 वेक्टर। तो ये देखो हमारा पूरा क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या था कि भाई पहले वाले केस में क्या दिया, इन्होंने एक ये वाला वेक्टर दिया, मतलब एक ये वाला कंडक्टर दिया, इसके अंदर 10 एम्पियर करंट दिया, एक ये वाला कंडक्टर दिया, इसके अंदर हमें नहीं बताया कि कितनी करंट है, और यहाँ पर Q पॉइंट पर इन दोनों कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 वाला फॉर्मूला लगाया, तो भाई इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए ऊपर है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर आ रहा था लेफ्ट में, एक राइट में आ रहा था, फिलहाल अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इक्वल होंगी जब तक यहाँ पे हमारी 0 नहीं होगी। तो हमने उनको इक्वल रखा, तो इक्वल रखा तो यहाँ पे आई की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई। फिर दूसरे केस में क्या कहा इन्होंने कि यहाँ पे P पॉइंट है जो कि इससे 1.6 मीटर दूर है, इससे 1.2 मीटर दूर है, तो इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड P पर बताइए। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B3 इधर आई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पर वो B4 उधर गई, तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दी, फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट। और फिर क्योंकि ये तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना, आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए, तो फिर आपने इन दोनों का B3 और B4 का रिजल्टेंट निकाला, वेक्टर वाले फॉर्मूला ये जो होता है। और अगर आपसे ये भी पूछ लेंगे भाई एंगल भी बताना है, तो एंगल के लिए आपने इसको अल्फा एंगल मान लिया B3 से, तो tan अल्फा क्या होगा, B4/B3 होगा। तो यहाँ से आप अल्फा भी निकाल सकते हो कि कितने एंगल पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब मुझे ये बताइए कि किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर हो गया सबको तो हैंड रेज कर दीजिए। लवीबाइन जल्दी को हो गया। अलंकृता आपको कुछ पूछना है? अलंकृता अगर आपको क्लियर हो गया तो आप भी हैंड रेज कर सकते हो, अगर कुछ पूछना है तो बता दीजिए, वरना फिर हम रख कर देंगे। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखो क्या हुआ इसमें, वैसे आपको फिगर दिख रही होगी, मुझे मैं अभी बना के भी दिखा दूंगा कि एक कंडक्टर था सीधा इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर था, उसको आपने क्या करा, आपने उसको बीच में से बैंड कर दिया। कितने एंगल पे बैंड कर दिया उसको, अल्फा एंगल पे बैंड कर दिया। सीधा कंडक्टर था इनफाइनाइटली लॉन्ग, आपने उसको बैंड कर दिया, मोड़ दिया, तो वो कुछ ऐसा हो गया होगा मोड़ने के बाद। अब ये है भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कितने एंगल पे आपने बैंड कर दिया, अल्फा एंगल पे बैंड कर दिया। तो अगर मैं इसको ऐसे मानूं, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अल्फा एंगल पे बैंड किया तो ये अल्फा/2 और ये भी अल्फा/2 हो जाएगा, आधे आधे होगा ना अल्फा का, अल्फा/2 और अल्फा/2 हो गया। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं।
अब इससे इस बैंड वाले पॉइंट से कुछ दूरी पर एक हमारा पॉइंट है P। कितनी दूरी पर? R डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इस वायर के अंदर जो करंट हमारी जा रही है I जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी, बस आपने मोड़ ही तो दिया है, I करंट जा रही है। तो इस P पर इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपको बतानी है। तो भले ही हमें मालूम है कि ये एक ही वायर है, लेकिन अब क्योंकि बैंड हो गया तो इसको अब हम दो मानेंगे। तो इसको हम कहते हैं ये है हमारा कंडक्टर 1 और ये है हमारा कंडक्टर 2। हम दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इस P पॉइंट पर। ओके, तो देखो जरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्योंकि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ऐसे इस पर भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो भाई ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है जो कि आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो तो इसके ऊपर जो एंगल बनाएगा वो 90 का बनाएगा, मतलब sin phi to 90 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी मेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो दूसरा वाला जो एंगल होगा वो भी हमारा 90 हो जाएगा, तो sin 90 हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ये वाले वायर की वजह से इसके ऊपर मेरा कितना एंगल बन रहा है और ये वाले वायर की वजह से मेरे इसके ऊपर कितना एंगल बन रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, ये समझ में आ जाएगा। देखो भाई ये एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको n कह दूं, इसको मैं m पॉइंट कह दूं, तो ये एक n है, ये p है और इसको चलिए o कह देते हैं। तो इन ट्रायंगल o n p, भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, चलिए, जिसमें से एंगल n खुद ही 90 है, तो फिर बाकी के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 90 के बैठेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से ये 90 है, तो फिर बाकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 90 के तो बचे फिर। तो अब ये α/2 है, इन दोनों का सम 90 है, तो ये α/2 है, तो ये कितना होगा फिर? 90 माइनस α/2, ठीक है। जब इन दोनों एंगल का सम अल्फा मतलब 90 है तो उनमें से एक α/2, तो बाकी वाला कितना बचा? 90 में से α/2 निकाल दीजिए आप। ऐसे नीचे देखो भाई, ये हमारा एंगल 90 है, नीचे ट्रायंगल OMP की बात कर रहा हूँ, OMP की, तो उसमें क्या है कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, अब जिसमें से ये 90 है तो ये α/2 और ये वाला एंगल मिला के 90 के बैठेंगे, तो जिसमें से α/2 ये है, 90 में से जब α/2 ये है तो ये कितना बचा? 90 में से α/2 निकाल दीजिए, तो 90 माइनस α/2, मतलब जो हमने आपको कराया था फर्स्ट डे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। तो भाई एक पॉइंट जो है भाई sin phi1 जिसको हम कहते थे, तो वो तो 90 माइनस α/2 बना रहा है एंगल, और दूसरा वाला इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मीन्स वो 90 का एंगल बना रहा है। तो sin phi1 और sin phi2 की वैल्यू पता चल गई हमें, अब हम आसानी से कर लेंगे। देखिए अब देखो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले कंडक्टर की वजह से होगी उतनी ही सेकंड वाले की वजह से भी होगी। क्यों? देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, करंट मेरा ऐसे जा रहा है तो मैंने थंब अपना इधर रखा, पॉइंट P इधर है तो इधर रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो अंदर जा रही, डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम अंदर की तरफ पुश हो रहा है। और ऐसे अगर मैं इधर की बात करूं तो करंट मेरा ऐसे जा रहा है और फिंगर्स मेरी P पॉइंट से ऐसे हैं, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम मेरा अंदर की तरफ हो रहा है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मेरी दोनों ही अंदर की तरफ है। ओके, तो देखिए क्या आएगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है मेरी BP पर, वो 1 वाले और सेकंड वाले दोनों की वजह से आने वाली है। अब क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो मैं क्या करूंगा, एक ही निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये लिखा हुआ है सारी आपकी थ्योरी के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P ड्यू टू बोथ एट P, ड्यू टू बोथ कंडक्टर 1 and 2 एट P विल बी सेम एंड इन सेम डायरेक्शन। तो हमने माना कि भाई P को पर जो 1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B है, तो फिर दोनों की वजह से कितनी हो जाएगी? 2B हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है हमारे BP पर, मीन्स पॉइंट P पर, वो डबल आ रही है किसका? इनमें से किसी एक का ले लो। तो एक की बात करते हैं,
तो फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता था असली वाला जो फॉर्मूला था, करंट आई है अपॉन आर। अब आर होता था डिस्टेंस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है तो हमने निकाली नहीं, तो पहले ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो तो आपको एमपी मालूम होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा बाय 2 पे, तो साइन अल्फा बाय 2, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई एमपी अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली मतलब ओपी, और ओपी है कितनी आर, तो एमपी की जो वैल्यू आ रही है वो आर साइन अल्फा बाय 2 आ रही है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर साइन अल्फा बाय 2। फिर ब्रैकेट में क्या आता था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन फाई 1, तो पहला वाला जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस अल्फा बाय 2 बन रहा है, तो साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस साइन फाई 2 लिखते हो, तो फाई 2 जो बन रहा है क्योंकि अब ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके ऊपर जो एंगल बन रहा होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 हो सकता है, यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। अब देखिए इधर क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड की अच्छा डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी, दोनों ही इनवर्ड आ रही है, इनवर्ड, ठीक है। अब और आगे देखो, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा भाई, ये 2 to the 4 गया, यहाँ पर आ रहा अभी हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है, तो बस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये भी सुन लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, साइड में लिख देता हूँ, एक दिन और भी बताया था वैसे फॉर्मूले। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, डी टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि उन्होंने कहा ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना है, इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर साइन अल्फा बाय 2 है, तो साइन अल्फा बाय 2 पे चलो अभी मैं ऐसे लिखना है ना। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी होता था, याद कीजिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एक ये भी बताया था आपको एकदम, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था। तो अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला बनाऊं तो साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा 2 साइन अल्फा बाय 4 कॉस अल्फा बाय 4। क्यों बना, देखो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 का इधर एंगल थीटा हो गया, 2 थीटा का थीटा हो गया, मीन्स आधा हो रहा है, यहाँ पे अल्फा बाय 2 है तो उसका आधा अल्फा बाय 4 कॉस अल्फा बाय 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं साइन अल्फा बाय 2 की जगह पे क्या लिखने जा रहा हूँ, 2 साइन अल्फा बाय 4 कॉस अल्फा बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे भाई 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, थीटा का आधा, यहाँ पे थीटा था तो उसका आधा हो गया, यहाँ पे अल्फा बाय 2 है तो उसका आधा अल्फा बाय 4 हो जाएगा। अब जरा ये देखो 2 से 2 गए, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4 है, नीचे कॉस अल्फा बाय 4 है, तो एक कॉस से एक पावर गई, तो ऊपर एक कॉस बचा, तो यहाँ से अब हमारी जो बी पी मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट पी आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन, अब नीचे क्या बचा साइन अल्फा बाय 4, साइन अल्फा बाय 4, और ऊपर क्या बच रहा है कॉस अल्फा बाय 4, और कॉस अपॉन साइन होता क्या है सबको मालूम है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखे ना इनको लिखा हो तो लिख लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। बार बार बताता हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको ये बार बार,
ठीक है, इनको याद कर लीजिए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन, अच्छा आर तो रहेगा यहाँ पर, आर भी तो आएगा आर, और भी कॉस अल्फा बाय 4 अपॉन साइन अल्फा बाय 4 जो हुआ वो कॉट अल्फा बाय 4 हो गया। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई बी पॉइंट पर उस वायर की वजह से, और डायरेक्शन इसकी इनवर्ड है। अब सभी बच्चे इसको देखिए ऊपर से लेके नीचे तक। वैसे तो 4 स्टेप में हुआ है क्वेश्चन, लेकिन वो समझाने में आपको थोड़ा मैथमेटिकल ये साइन थीटा कॉस थीटा बताना पड़ा, इसलिए देर लगी। ऊपर से लेके नीचे तक देखो, और कोई सी भी लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए। और अगर क्लियर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके अलंकृत तो क्लियर है। दलवीर का भी थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज कैरिंग करंट I एंड इट इज बेंट इन अ सर्कुलर शेप। एक आपका वायर था जिसकी लेंथ L थी और इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा था वो I पास हो रहा था। फिर आपने उसको क्या करा, आपने उसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप दे दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो अब यहाँ से हमारे मैग्नेटिक मोमेंट के भी क्वेश्चन शुरू हो गए जो कब तक नहीं हो रहे थे। भाई एक वायर है हमारा जिसकी लेंथ L है, जिसमें से I करंट पास हो रहा था, तो आपने इसको घुमा के एक सर्कुलर वायर बना दिया। ठीक है, अब जिसकी रेडियस R हो गई होगी, लेकिन वो तो हम मान ना रहे हैं, हमें आंसर तो L के फॉर्म में देना है, और इसमें से भी करंट हमारा I पास हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, मैग्नेटिक मोमेंट को M से डिनोट करते हैं तो होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अब करंट तो I है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन में आर स्क्वायर कहाँ से आ गया है, ये तो हमने माना कि आर रेडियस है, आंसर तो आपको एल की फॉर्म में देना है। तो अब आप आर और एल के बीच में रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन आपको बहुत आसानी से मालूम है। भाई जितनी लेंथ का वायर है उसी को तो हमने घुमाया है, तो इस सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है वही हमारी एल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कैपिटल एल के बराबर है। पकड़ में आ गई होगी ये बात कि भाई 2 पाई आर ही हमारी है, क्योंकि जितनी लेंथ है एल वही तो हमारी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस हो गई। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ रही है वो एल अपॉन 2 पाई आर, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे एल अपॉन 2 पाई आर की जगह पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो अब ये आ जाएगा, आई पाई आर की जगह पे एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक पाई स्क्वायर एक कट गया, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो निकल कर आया वो आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई आया। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आए, और उसकी यूनिट क्या होगी भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, बताइए
क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? ओके, और आपको? ठीक, सिंपल इसका क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के ऊपर सेम, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है। चलो मैं पहले रीड भी कर देता हूँ। कह रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। अब आपका फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर था जिसकी लेंथ एल थी और उसके अंदर करंट आई था। फिर आपने उसको मोड़ा और इस तरीके से मोड़ा कि आपने उसका सर्किल बनाया, सर्कुलर शेप दिया उसे जिसकी रेडियस आर है, और ऐसे ऐसे आपने कितने उसके टर्न्स दिए? एन टर्न्स दिए। मतलब वायर आप क्या समझो कि लंबा सा था, तो आपने जो घुमाया तो वो उसके काफी टर्न्स बन गए, स्प्रिंग की तरह काफी उसके अंदर टर्न्स आ गए, और एक टर्न, एक सर्किल की आपकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो भाई यहाँ से तो पहले हम ये बात निकाल लेंगे कि भाई हमारे ये जो सर्कुल है बारी एक नहीं एन है। क्लियर? भाई लेंथ हमारे स्ट्रेट वाले वायर की एल थी जिसको हमने घुमाया, तो वो ऐसे ऐसे उसके बहुत सारे सर्किल्स बने। कितने बने? वो ऐसे ऐसे एन बने, और एक सर्किल की रेडियस आर है। तो फिर से हमें आर और एल के बीच में रिलेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में हम आंसर जो भी निकालेंगे वो एल की टर्म्स में निकालेंगे। तो देखो इस बार हम क्या लिखेंगे, एक सर्किल की जो हमारी सर्कमफेरेंस थी वो 2 पाई आर होता। जब हमारा एक ही सर्किल बना था तो हमने 2 पाई आर को एल के बराबर लिख दिया था, लेकिन अब हमारे एन सर्किल्स बने हैं, तो एन सर्किल्स की सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर इंटू एन, और लेंथ हमारी वायर की अभी एल ही है, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एन इक्वल्स टू एल आया। तो यहाँ से अब जो हमारी रेडियस निकल कर आ रही है वो एल अपॉन 2 पाई कैपिटल एन आ रही है। बस इतना सा चेंज आया देखो कि अब आपकी रेडियस एल अपॉन 2 पाई एन हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? सारे जो हमारे सर्किल हैं वो सब सेम रेडियस के होता है, मालूम ही है। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो बतानी है। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछा जा रहा इस बार, मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। तो भाई एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला होता था μ0/2 I अपॉन आर। लेकिन अगर n कॉइल्स हो जाए तो उसकी वजह से फॉर्मूला होता था हमारा n इंटू μ0/2 I अपॉन आर। तो यहां से देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आ रही है हमारी, n इंटू μ0/2 I ऐसे ही रहेगा, और r की जगह पे देखो l अपॉन 2 पाई n, तो l अपॉन में 2 पाई n है ना, तो वो मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो 2 पाई n ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कट। तो यहाँ से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है वो आ रही है μ0 I और पाई और n इंटू एन, n स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट इसकी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। हाँ, तो यहाँ से देखो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो μ0 I पाई n इंटू एन, n स्क्वायर और अपॉन में ये l तो रह गया l। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है जब हमारे बहुत सारे टर्न्स होंगे कॉइल के उसके सेंटर पर। तो बताइए इसमें आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या क्लियर है? Okay, come to the next question. तो पहले क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं।
अ सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर डी, एक हमारी कोई सर्कुलर कॉइल है जिसकी डायमीटर डी है, इज हैविंग अ करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर एन। तो एक हमारी कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसकी डायमीटर डी है, सर्कुलर कॉइल जिसकी डायमीटर डी है, करंट आई है, और ऐसे ऐसे उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, इट इज अनबाउंड। तो हमने क्या करा, इसको खोला, है ना भाई, अगर आपका जो वायर का पूरा छल्ला है उसको हमने पूरा खोला, अनबाउंड, एंड गिवन द शेप ऑफ द अदर सर्कुलर कॉइल। फिर हमने उसको खोलने के बाद एक दूसरे सर्कुलर कॉइल का हमने उसका शेप दिया, और उसकी जो डायमीटर हमने दी, अब वो हमने 2d दी। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब जो हमने बनाया, अब हमने बड़ा बनाया, और ये जो हमारी डायमीटर है वो पहले वाले के मुकाबले अब डबल है, 2d है। अब इसके अंदर पहली बात तो हमें ये नहीं मालूम कि इसके अंदर ये वाले हमारी सर्कुलर कॉइल के अंदर कितने टर्न्स आए होंगे, कितने छल्ले आए होंगे, है ना। एक रिंग है ना ये, तो इसमें तो काफी रिंग आए होंगे, तो वो कितना होगा हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। देखो दलवीर अभी आई है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि भाई एक हमारा सर्कुलर कॉइल है, क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी डायमीटर डी है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे कितने टर्न है, एन टर्न है। एन टर्न का मतलब एन बार ये घूमा हुआ है, एन छल्ले हैं, है ना, एन रिंग समझो। फिर हमने क्या करा, इसको खोला, इस पूरे वायर को सीधा करा, फिर हमने उसको दोबारा से घुमाया और इस तरीके से बेंड किया कि उसकी डायमीटर अब 2d हो गई। तो उसके अंदर कितने टर्न्स आए होंगे पहले तो हमें वही निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ये निकालेंगे कि भाई पहले वाले केस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था और दूसरे वाले केस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। समझो जरा, बहुत ईजी है भाई। लेंथ तो हमारी सेम ही नहीं ना, क्योंकि इसी वायर को ही तो हमने खोल के ये बनाया है दोबारा से मोड़कर, तो लेंथ हमारी सेम रही। तो पहले वाले केस में हमारी जो लेंथ थी वो सर्कमफेरेंस होती है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। तो 2π, अब r नहीं लिखूंगा मैं, भाई यहाँ पे तो d है ना, डायमीटर तो d है और रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होती है, तो 2πr की जगह पे d/2। अब ये जो आई एक रिंग की वजह से हमारी लेंथ आई, लेकिन हमारे जो रिंग है वो n है, तो 2πr इंटू n हो जाएगा। ओके, अब ये जो लेंथ हमारी किसके बराबर आएगी, दूसरे वाले केस के बराबर आएगी, क्योंकि इसी को तो खोल के हमने ये बड़ा वाला बनाया है। तो इसका फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का वो 2πr ही होगा, लेकिन अब r की जगह पे डायमीटर इस बार 2d है, तो 2d का आधा उसकी रेडियस हो जाएगी, तो 2d/2 जो कि d ही होगा। अब इसमें कितने इसके रिंग बने होंगे, इसमें इसके कितने छल्ले बने होंगे, तो वो हमें नहीं मालूम, तो उसको हम n' कह देते हैं, वही तो निकालने आए हैं, तो n' निकाल लेंगे। तो देखो 2π से 2π कट, d से d कट, 2 से 2 गया, तो n' की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से n, और ये 2 नीचे आ गया, n/2 आ रही है, n' की वैल्यू n/2 आ रही है। आई एम नॉट ऑडिबल, लगी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो यहाँ पे n' की वैल्यू हमारी n/2 आ गई। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। भाई पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट और अब वाले मैग्नेटिक मोमेंट का इन्होंने हमसे रेशियो पूछा है ना, तो भाई m1/m2 कह देते हैं, m1/m2। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1 है, पहले जो था वो 2 था। m1 क्या फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है, करंट इनटू एरिया, तो करंट तो दोनों में I ही था, और एरिया कितना होगा πr², तो पाई r की जगह पे ये पहले वाले की रेडियस, तो d/2 का स्क्वायर। लेकिन हमने क्या बताया था, ये तो एक हमारे टर्न की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आया, हमारे टर्न्स हैं कितने n, तो यहाँ पे n भी लिख देंगे आप, अपॉन, अब m2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, करंट इंटू एरिया, तो करंट I है, एरिया πr², तो पाई इंटू d2 का आधा कितना हो गया d, तो d का स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर कितने टर्म्स निकल कर आए भी, n' निकल कर आए थे, तो यहाँ पर मैं n' लिख देता हूँ।
क्लियर। तो देखो रेशियो आने वाला है यहाँ से हमारा M1/M2 का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो I से I कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे देखो n डैश की वैल्यू अभी तो हमने n/2 निकाली थी, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसे, तो n ऊपर क्या हुआ ये d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा d²/4 अपॉन यहाँ पर n डैश की जगह पे क्या आ रहा है n/2 आ रहा है और d² का d² हो गया। तो देखो n से n भी कटा, d² से d² भी कटा। अब ये 2d नीचे डिवाइड में तो वो ऊपर जाके सबसे ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये आ रहा है 2 और ये 4 नीचे डिवाइड में तो 4 नीचे ऐसे रहेगा, तो 2 2 द 4 मीन्स जो हमारा रेशियो आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का वो 1:2 आ रहा है। मतलब पहले अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 1 था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 होगा। M1:M2 का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ से 1:2 का आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बताइए समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो क्या नहीं आया पूछ सकते हैं। दलवीर आपका थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉइस भी बिल्कुल क्लियर है और वीडियो भी बिल्कुल क्लियर है, स्पीड बिल्कुल सही आ रही है। जितना समझ में आ रहा है आप ऐसे समझ लीजिए, फिर मैं जल्दी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पर, तो बाकी वहाँ से देख लेना फिर क्या कर सकता हूँ मैं। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका इसके अंदर, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैन कंडक्टर या फिर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अब तक निकालते आ रहे हैं, तो वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है, तो ये और कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यूब कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल वायर, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। एक हमारा क्यूब है इस टाइप से, करंट हमारी यहाँ से आ रही है कितनी 6I। पहले इन सबको पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, तो ये A B C D पॉइंट ये हो गए और E F G H पॉइंट ये हो गए। तो यहाँ पे A पे जो हमारी करंट आई वो 6I आएगी, ठीक है। अब वो सब जगह बटी, तो 2I ऊपर गई D की तरफ, 2I E की तरफ गई और 2I ही B की तरफ गई। अब जब ये 2I ऊपर गई तो अब ये D से दो जगह बटेगी, तो I H की तरफ गई इसमें से और I C की तरफ गई। ऐसे E की मैं बात करता हूँ, तो E से I आपके ऊपर H की तरफ गई और I F की तरफ गई। ऐसे मैं यहाँ पे B पे बात करता हूँ, तो I ये F की तरफ गई और I ही ये आपके ऊपर C की तरफ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक तो I आ रही है और एक नीचे से I आ रही है, तो यहाँ पे दोनों मिलके 2I बन रही है। ऐसे अब अगर मैं बात करूँ C पॉइंट की, तो एक नीचे से I आ रही है और एक यहाँ से I आ रही है, तो यहाँ पे मिलके ये 2I बन रही है। और ऐसे मैं बात करूँ अब F पॉइंट की, तो देखो एक यहाँ से E से भी F पे I आ रही है और B से भी F पे I आ रही है, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होके ये भी 2I बन रही है। तो अब देखो G के ऊपर नीचे से 2I, C से 2I और H से 2I करंट आ रही है, तो दोनों ये तीनों आपस में मिलके दोबारा से ये 6I हो गई। देखो ये हमारा पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 6I करंट आई थी, 6I बाहर निकल गई। करना क्या चाह रहे हैं हम, करने क्या है, ये जो हमारा क्यूब का जो सेंटर है, फेस के सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बॉडी का सेंटर, क्यूब का मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा,
उस पे इन सारे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। दिखने में लग रहा है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अभी बताऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तो भाई ऐसे तो हमारे 12 कंडक्टर हो गए, तो 12 कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो हमारी 0 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हर एक आर्म की वजह से दूसरी आर्म की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट कर देंगे। समझो जरा। तो इस पर जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सेंटर पर, नोट्स में भी लिखा हुआ है 0 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अब देखो बात करते हैं, कोई से भी ले लो, शुरुआत करते हैं AE और CG से ले लेते हैं। भाई एक ये वाली मैं आर्म ले रहा हूँ AE वाली, और एक ये वाली आर्म ले रहा हूँ CG वाली। दोनों में करंट 2I है, तो मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है, सेंटर भी दोनों से इक्वल दूरी पर है। अब ये इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ जा रही है ना, तो थंब मैंने अंदर की तरफ लेना है, और मेरा सेंटर ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम इधर आ रहा है मेरा राइट साइड की तरफ। लेकिन अब मैं इसकी बात करता हूँ अगर CG की, तो उसमें करंट की डायरेक्शन ये भी अंदर ही है, लेकिन अब जो मेरा सेंटर है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इधर हो गया नीचे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम वो किधर आ रहा है? वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो AE और CG की वजह से जो मेरी इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो गई। ऐसे ही DH और BH की वजह से भी मेरे सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो दोनों का ही करंट I है। इसकी वजह से भी करंट अंदर जा रहा है, सेंटर ऐसे तो नीचे की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें करंट अंदर है तो हम अंदर करा, और ऐसे समझते हैं ये मैंने करंट अंदर करा और पॉइंट ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जा रही है हाथ, तो एक नीचे और एक ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को ये भी कैंसिल करते हैं हमारे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। तो ये तो 4 पॉइंट ये हो गए, 4 साइड तो ये हो गई। वैसे ही मैं बात करता हूँ इसकी तरफ EH और BC की बात करूंगा अगर, तो देखो दोनों में करंट I है, तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ऐसे ही AD और FG की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये चारों बल्कि पांचों आपके जितने भी पेयर्स हैं, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सब पे इक्वल है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। दैट्स व्हाई नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। तो बस ये इसका सॉल्यूशन है। लिखना कैसे वो आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है, ये बात लिखी हुई जो मैंने बोली है। बताओ ये चीज समझ में आ पा रही है या नहीं आई? ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर है, ऐसा तो नहीं कुछ कंफ्यूजन है उसमें? ठीक है, तो आज के लिए बस इसमें इतना ही।